अस्सलामुअलैकुम, स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। तवक्को के ऐन मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सूबाई इंतखाबात इल्तवा करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की हिदायत कर दी। फैसले में कहा गया है कि कागजात नामजदगी 10 अप्रैल को जमा करवाए जाएंगे, हतमी लिस्ट 19 अप्रैल तक जारी की जाए और इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाए। वफाकी हुकूमत को फंड्स की मद में 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म देते हुए यह भी कहा गया है कि 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स की वसूली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। फंड्स न जमा करवाने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पैरा नंबर 8, 9 और 10 में जिन निकात को बयान किया गया है उनके असरात इंतहाई अहम हो सकते हैं। जैसे पैरा 8 में कहा गया है कि अगर वफाकी और पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में आगाह किया जाए। नुक्ता नंबर 9 में कहा गया है कि 1 मार्च के फैसले को 4-3 का फैसला ही करार नहीं दिया जा सकता, जबकि नुक्ता नंबर 10 में यह कहा गया है कि काजी फायज ईसा के अज खुद नोटिस केस पर फैसले का आज के केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। सूबाई इंतखाबात पर फैसले के थोड़ी ही देर बाद मेडिकल दाखिले में इजाफी 20 नंबर देने से मुतालिक अज खुद नोटिस पर जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले पर लार्जर बेंच 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। एजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल इस 6 रुकनी बेंच ने 5 मिनट की समाअत की। काजी फायज ईसा के अज खुद नोटिस केस को कलअदम करार दे दिया। आज की इसी सूरत हाल पर और फैसले के बाद के मामलात पर प्रोग्राम का पहला सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और ईसा राना। आप सबके लिए प्रोग्राम का पहला सवाल कुछ इस तरह से है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। क्या आईनी बहरान मजीद संगीन होने जा रहा है? हालात किस रुख पर आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश करेंगे वही जांचने की कोशिश करें। हसन निसार साहब, एक तो फैसला दे दिया गया है, पंजाब में इंतखाबात होने हैं 14 मई को, वफाकी हुकूमत मुस्तरद कर रही है, भरपूर बयानात आए हैं शाम में। आईनी बहरान संगीन होने जा रहा है? देखें आयशा, फैसला भी तकरीबन एक्सपेक्टेड था। हुकूमती रद्द अमल इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, बिकॉज दे नो कि दे आर गॉन, हर कीमत पर बचना चाह रहे हैं। बहरान की संगीनी, मेरा मतलब है मज़ीद संगीनी, वो भी एक्सपेक्टेड है। और कमाल देखें, मैं अभी बिलावल की बातें सुन रहा था, कैसी कैसी अशिया सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन देने की कोशिश कर रही हैं। खुदा का वास्ता, हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या मुल्क है, 75 साल बाद भी ये बालिग नहीं हुए। ये मेरिट पे कोई चीज हजम नहीं करते अगर इनको सूट ना करे तो। बस ये तैयारी रखें जी। बस अच्छा, आपने तो बहुत ही मुख्तसर इस पे गुफ्तगू की। एक फैसले की जब बात कर रहे हैं कि बहरान एक्सपेक्टेड थे, रद्द अमल भी एक्सपेक्टेड था, एक और जो मामलात हो रहे हैं दोनों तरफ से ही, कोई कह रहा है कि जस्टिस कार्नेलिस की याद ताज़ा हो गई, कोई कह रहा है जस्टिस मुनीर की हो गई, कोई कह रहा है जस्टिस सज्जाद अली शाह की हो गई। आप क्या समझेंगे इस मामले को लेकर, किसकी या माजी से कौन सी रवायत ताज़ा हो गई? नहीं, देखें, बात सुने, घरों में भी इख्तलाफ होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये हेल्दी बात है। लेकिन अल्टीमेटली फैसला नागवार हो, बड़ा कोई करता है, यू डोंट हैव टू एग्री विद दैट। दादा या बाप अगर घर का, फैमिली का सरबराह अगर फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट है बाबा, तो कोई तो मतलब कोई लाज, कोई शर्म, कोई हया, कोई मेरिट, कौन करेगा फैसला? आप तो आई डोंट नो ये क्या माइंडसेट है, किस हद तक चला गया है। इख्तलाफ बिल्कुल है, हो सकता है, वो कोई इतना बड़ा ऐब नहीं है। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैगम खान साहब, जो फैसला दिया गया है, जो मैं यहाँ बात रखी हूँ, एक तो आगे डायरेक्शन, क्या स्मूथली इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है, या जो सूरत हाल है वो बहरान मजीद संगीन, आईनी बहरान जो डिवाइड भी एक हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ क्या
ये जो माजी के हवाले हैं, या हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिचुएशन में है इस वक्त? बहरान तो संगीन होने जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो क्राइसिस है, ये जो बहरान है, ये कई बहरानों का एक मजमुआ है। हसन निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट की अहमियत पर रोशनी डाली। सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा ये है कि वो रियासत के तीसरे पिलर की नुमाइंदा है, जो जुडिशरी है। जो फ़ैसला है वो मुतवक्के है, और मुतवक्के इसलिए कि आइन के तौर पर यही फ़ैसला बनता था, और तमाम आज़ाद जो आज़ाद हमारे जितने भी कानूनदान हैं वो यही कह रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस साहब को ये बात ऑब्वियस नहीं नज़र आ रही थी? उनके दिल में ये ख्वाहिश क्यों नहीं थी कि जब इतना वाज़े मामला है तो इसके पीछे पूरी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी होनी चाहिए? आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट पूरे घर का नाम है, किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है, चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, 3 जजेस का नाम नहीं है, वो एक इदारे का नाम है। आइन ने जितने भी इख्तियारात दिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं। आप आइन को उठाकर देख लीजिए, कोई भी इख्तियार चीफ जस्टिस साहब की ज़ात को नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस साहब वन अमंग इक्वल्स होते हैं, जिनके पास थोड़े से इंतज़ामी इख्तियार होते हैं, और वो इंतज़ामी इख्तियार को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में जितने भी वकीलों की तंजीमें हैं, जितने भी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट लीगल कम्युनिटी के लोग हैं, उसके साथ उनके अपने जो ब्रदर जजेस हैं वो कह रहे थे कि आप इसको रेगुलेट करें। सब लोग कह रहे थे कि आप फुल बेंच बनाएं। तो जिस तरीके से अदालत ने इस मामले को आगे लेकर चलाया, उसके नतीजे में जो बहरान है वो गहरा हुआ। अब वो बहरान क्या है, उसकी देखिए कई जहतें हैं। एक तो अदलिया के अंदर जजेस के दरमियान में इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ सिर्फ उसूली इख्तलाफ नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़ गया है। ये पार के कन्फ्लिक्ट में भी बन गया है। जिस तरीके से अथॉरिटी को असर्ट किया जा रहा है वो मामला असूलों से कहीं बढ़कर है। फिर दूसरा जो संगीन मामला है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो जुडिशरी और एग्जेक्टिव का तसादुम है। एग्जेक्टिव को हर सूरत में फ़ैसले को मानना होगा। रिव्यू पिटीशन का अलबत्ता उनके पास अख्तियार मौजूद है। किसी तसादुम की तरफ मज़ीद लेकर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि क्या ज़ैम खान साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ रखना चाहूँगी। एक जो कि आज का फैसला है उसी का एक नुक्ता है, उसी के ऊपर थोड़ी सी बात। अगर फाइज ईसा बेंच का फैसला जो कि गुज़श्ता रोज़ हमारे सामने रहा ऑपरेशनल नहीं था, जो कि आज का फैसला भी कहता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये 5 मिनट का एक 6 रुकनी बेंच आज बैठता है। और अगर काजी फाइज ईसा बेंच का फैसला ऑपरेशनल था, तो फिर जो आज फैसला आया है, क्या उस पर खुद सवालिया निशान नहीं खड़ा हो रहा है? एक तजाद खुद अदलिया से ही सामने नहीं आ रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि पहले जो आज का फैसला आया उसमें एक पैराग्राफ में इन जजेस ने उस केस को निपटा दिया, उसके बारे में अपनी राय दे दी, फैसला दे दिया। तो इसका तो मतलब है बात ख़त्म होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद 6 मेंबर्स का फिर एक और बेंच क्यों बन गया, और जो बेंच बनते ही 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी जो है वो बेंच बैठ भी गया, और फिर 5 मिनट के अंदर उसने अपना फैसला भी सादर कर दिया। आखिर ऐसी अनहोली हेस्ट क्या थी? क्या इस तरीके से मामला चलाए जाते हैं? अदलिया में क्या इतनी जल्दी होनी चाहिए? और उसके साथ आप देखिए वो जो दूसरा मामला चल रहा था, 9 का और फिर 7 का और फिर 5 का और फिर 3 का, उसको भी जिस तरीके से निपटाने की कोशिश की गई। देखिए 4 जजेस ने एक फैसला लिखा है, और वो 4 जजेस मामूली नहीं हैं। वो फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल ने मिलकर लिखा, और जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के काबिल तरीन जूरिस्ट में से एक हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और बहुत शानदार उनका एक ग्लोरियस रिकॉर्ड है जिसको वो छोड़ कर आए हैं। और उसको जिस तरीके से डिसमिस कर दिया गया, क्या उसको रिव्यू पिटीशन के बगैर इस तरीके से एक पैराग्राफ में निपटाया जा सकता है? तो इस फैसले ने बहुत से ऐसे कानूनी सवालात उठाए हैं जिसकी वजह से कानूनी पेचीदगियाँ भी बढ़ी हैं, आईनी भी बढ़ी हैं, और इंतज़ामिया के साथ टकराव भी मज़ीद बढ़ गया है।
मजीद आगे नजर रखें। ठीक है जी, कानूनी आईनी पेचीदगियां खुद सामने आने वाले फैसलों में और फिर रिव्यू पिटिशंस आया वो कितना मामला आगे बढ़ते हैं। अब सार साहब एक बात कि आईनी बहरान तो जो अब तक बात हो रही है संगीन होने जा रहा है, और जिस तरह अदलिया और हमारी पार्लियामेंट आमने सामने खड़ी, जो फॉल्ट लाइंस भी नजर आ रही हैं साथ साथ, स्मूथली जुडिशरी आगे बढ़ पाएगी, खुद बैठ जाए मामला को सॉर्टेड आउट कर लें, या वहां भी मामला तब फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा तो यही ख्याल है कि वहाँ पे भी मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बढ़ नहीं रहे बल्कि पहुँच चुके हैं, और बहुत पहले से पहुँचे हुए हैं। और इस मुल्क में जितना बहरान इस वक्त है उसकी जड़ें तो अदलिया के अपने कंडक्ट में है ना। जो 63A का उन्होंने फैसला दिया था, रीराइट किया जो आइन को, और जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा कि पहले मेरी समझ कुछ और थी 63A की, अब मेरी समझ आके बदल गई है इस केस में। तो ये इतनी ऑब्वियसली जब आप साइड लेंगे तो बहरान तो पैदा होंगे। तो मैं तो समझता हूँ जड़ वहाँ से, उसके बाद उन्होंने परवेज़ इलाही का जो रात को इलेक्शन करवाया उनके वोटिंग का, वो भी फैसला था। ये सारे फैसले आप जहन में रखें। उसके बाद जो काजी फायज़ ईसा के साथ किया है इन्होंने पिछले कई सालों से, और जनरल फैज़ का उसमें जो रोल था, जनरल बाजवा का जो रोल था, तो ये बहरान तो वहाँ से शुरू हुआ है। और जहाँ तक आज के फैसले की बात आप कर रहे थे, मैंने पढ़ा है वो फैसला। मैं तो उसको पढ़ के हैरान हूँ कि मुझे तो लग रहा था जैसे मैं कोई जुडिशल मार्शल लॉ का ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। और जुडिशल मार्शल लॉ भी 3 जजेस ने लगाया पूरी सुप्रीम कोर्ट में से। या तो होता है कि फुल बेंच बैठता तो जाहिर है यही फैसला आता, अगर फुल बेंच का, तो उसकी ऑथेंटिसिटी और होती। आप पे इतराज़ कर चुके हैं सारी पार्टीज़, आपने उसका लिहाज नहीं किया। जस्टिस एजाज साहब वो जज हैं, 2 जजेस में से एक जज हैं जिन्होंने ओरिजिनली ये सो मोटो का कहा, और वो किसी इररेलेवेंट केस में कहा, और उसके बाद और फिर उन्होंने रिक्यूज़ किया। जब दबाव आया और तनकीद हुई तो उन्होंने रिक्यूज़ किया अपने आप को पहले वाले बेंच में से, लेकिन इस बेंच में उनको फिर डाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि जो फैसला आज आया है ये 3 मेंबर बेंच का है ना। 3 मेंबर बेंच जो है वो 5 मेंबर, चले फर्ज करें कि 5 मेंबर बेंच था। 7 एक व्यू ये है कि 7 मेंबर बेंच था जिसने 4-3 से फैसला दिया। दूसरा व्यू ये है कि 5 मेंबर बेंच था और 3-2 से फैसला आया। मान लेते हैं आर्गूमेंट से कि जी ये 5 मेंबर बेंच का फैसला जो था वो फाइनल था। तो 3 मेंबर बेंच आज वाला वो 5 मेंबर बेंच के फैसले को कैसे एक पैराग्राफ में भुगता सकता है? मुझे इसकी कोई कानूनी, कोई आईनी तशरीह दिखा दें, सिवाय इसके कि मैं ना मानूं, अना है मेरी पसंद नापसंद है। कभी आपने सुना है कि 5 मेंबर बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट का बगैर रिव्यू के 3 मेंबर बेंच अपने एक पैराग्राफ में फारिग कर दे? ये इतना बड़ा सुकम है, इतना बड़ा इन्होंने ये क्राइसिस पैदा कर दिया एक ही बात से। और फिर जो 6 मेंबर बेंच की बात की है जैगम साहब ने, आप उस बेंच की कॉम्पोजिशन देख लें। उसमें तमाम अक्सरियत जजेस की उनकी है जिनको आउट ऑफ टर्न तरक्की देकर लाया गया, और ये सारा जनरल फैज का प्लान था, उसी के तहत इनको लाया गया उस वक्त से। और उस वक्त भी हुकूमत को जो जमहूरी लोग हैं, जो आइन के जानने वाले हैं, वो कहते थे कि इस हुकूमत को, पीडीएम की, कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने खुश करने के लिए किसी को वो उनको ले आए, एलिवेट कर दिया उन जजेस को, और वो देख लें उनके फैसले क्या आ रहे हैं। वो सब बहनों की तरह सब यस सर कर रहे हैं, मुत्तफिका फैसले आ रहे हैं। किसी और जज का ना कोई माइंड है, ना कोई अपना उन्होंने राय दी है, बस इस पे चले जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज के फैसले से मजीद बहरान गहरा होगा, और जब तक अदलिया अपने अंदर इख्तलाफात को ख़त्म नहीं करती, जो अनफॉर्चुनेटली उनको करने चाहिए थे। सियासतदानों को तो ताने देते हैं ना, खुद देख ले कितने, मैंने 1 साल का तो आपको बता दिया, 1 साल से क्या कर रही है अदलिया, उससे पहले का भी देख ले रिकॉर्ड, इतना शानदार तो नहीं है। तभी तो हम सब यहाँ पर हैं। शहजाद साहब, ये हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वही हमें कहीं आगे जाने नहीं देते। सर, एक फुल कोर्ट का मुतालबा है जो मुस्तकिल चला ही आ रहा है, मतलब एक फरीक की जानिब से। इस मामले को देखें जब से इलेक्शन का मामला है, बल्कि गुज़िश्ता साल भी जब पंजाब गवर्नमेंट वाला मामला चला तब भी फुल कोर्ट, आईनी बहरान संगीन हो रहा है। क्या वजह पीछे ये फुल कोर्ट बनाना इतना मुश्किल काम है या नाकाबिल अमल मामला बनता जा रहा है, हालांकि इतने अहम मामलात हैं ये आईनी मामलात? हाँ देखिए, आईनी बहरान तो मैं इसको नहीं कहता, क्योंकि आइन तो अपनी जगह मौजूद है। ये तो अब हमारी मर्जी है कि आइन को हम फॉलो करें या ना करें। आइन में तो कोई सुकम उस तरह से नजर नहीं आता। ऐसे मसाइल जिनमें हम घिरे हुए हैं उसका हल आइन जो देता है, हम वो इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरान आइनी नहीं है,
ये बहरान जो है ये सियासी है कि हम अपनी चॉइसेस और ऑप्शंस के अंदर वो ऑप्शन नहीं लेना चाहते जो आइन आपको तजवीज़ कर रहा है। दूसरी बात, जब आपके सियासी मसाइल हों और उस सियासत के प्लेटफॉर्म से उठ के आप इसको किसी कानूनी और आइनी प्लेटफॉर्म के आगे ले जाएंगे, तो वो जो इदारा होगा जो कानूनी और आइनी होगा वो उसको कानून और आइन की शक्ल में ही आपको उसका जवाब देगा, कानून और आइन के हिसाब से ही उसका जवाब देगा। तो इसलिए हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। बारहा मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि वक्त है, अगर आप लोग आपस में बातचीत शुरू कर दें तो हम इसको कहते हैं काफी देर तक हम इसको पेंडिंग पे छोड़ देते हैं, इसको हम आगे समाअत नहीं करेंगे इस फैसले की। वक्त गुजर गया, मेरे ख्याल में कल के दिन में या आज फैसला हुआ था, आज भी कहा कि बदकिस्मती से इसके ऊपर कोई किसी किस्म की प्रोग्रेस नहीं हुई जिसके अंदर के ये आपस में सियासी कुव्वतें बैठ के बातचीत करती। असल में देखिए, जहां एक तरफ अना है तो दूसरी तरफ जिद है। ये अना और जिद का मामला है। इदारों का टकराव हो चुका है और ये जो बहरान है इसको मैं आईनी बहरान नहीं कहता, इसको अदालती बहरान कहता हूं, जो आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आता है। अदालती बहरान हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त अगर आपको एक फुल बेंच चाहिए या किसी को 5 मेंबर बेंच चाहिए, किसी को 4, तो ये तमाम अदालती बहरान की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। ये अदालती बहरान शायद सितंबर में जाके रिजॉल्व हो जाएगा। अब से लेकर सितंबर तक हमें इसी किस्म के अदालती बहरान के साथ गुजारा करना पड़ेगा, उन्हीं कवानीन और उन्हीं असूलों के तहत जो कि आइन और कानून की रूह से सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस को या उसके बाकी जज साहबान को। चले शहजाद साहब, आपको ये बहरान तो रिजॉल्व होता नजर आ रहा है, क्या सियासी बहरान भी रिजॉल्व हो सकता है किसी सूरत? 14 को इंतखाबात की तारीख दे दी गई है, मामलात आगे बढ़ जाएंगे इंतखाबात और उसके बाद के नताइज को पॉजिटिवली लेते हुए। देखिए, इसकी जिम्मेदारी किस पे पड़ती है? मैंने कहा ना, एक तरफ अना है, अगर हम कहें कि अना है और शायद अना है, दूसरी तरफ जिद है। इस वक्त जिम्मेदारी किसकी है? कौन तारीख में कौन पूछेगा सवाल इस वक्त खड़ा होके? ये असल में ये जो आपकी हुकूमत है ना, अगर ये कमजोर हुकूमत है। कमजोर इसलिए है क्योंकि ये जिस जगह से उठती है, जहां से जन्म लेती है, वो आपका ऐवान है। वो ऐवान ही मुकम्मल नहीं है, उसके मेंबरान ही मुकम्मल नहीं है। वो आपका हाउस जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही अपनी शक्ल में मुकम्मल, अगर पार्लियामेंट मुकम्मल होती, उसकी फाउंडेशन मजबूत होती, वो अपनी जगह पे खड़ी होती 342 मेंबर्स के साथ, तो आज इस हुकूमत को भी आप एक स्ट्रांग सकते हैं। रिगार्डलेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले, वो बिल्कुल एक आईनी तरीके से आई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्यों कमजोर है, क्यों इखलाकी फुकदान है, क्यों एक सियासी तौर पर कमजोर विकेट पे है, क्यों उसकी बात नहीं मानी जा रही? एक तो वो आईनी खिलाफ वर्जी कर रही है और दूसरे उसकी अपनी बुनियाद जो है वो बहुत कमजोर चीजों के ऊपर है। आज हम जनरल फैज या जनरल बाजवा को एक चीज का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जो 9 अप्रैल पिछले साल हुआ उसके अंदर क्या क्या मामलात हुए, चाहे जिसकी तरफ से भी हुए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम जहां पे खड़े हैं, हम अपने करतूतों के नताइज को भुगतते हुए हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ऐसी सिचुएशंस के अंदर आमतौर पर जो निज़ाम होते हैं, जो अदालतें होती हैं, या अदालतें ना सही जो हुकूमतें होती हैं, जब आपकी सियासी निज़ाम पटड़ी से उतर चुका हो तो इलेक्शन है, उस तरह से वो वापस आपकी गाड़ी जो है सियासत की चढ़ाती है, जो कि हम करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान का हल सिर्फ एक है कि आप इलेक्शंस करवाएं और इलेक्शन करा के इस गाड़ी को वापस पटड़ी पे चढ़ाएं, फिर देखा जाएगा आगे जाके क्या होता है, कौन फेल करता है, कौन सक्सीड करता है। ठीक है जी, इसार साहब, इलेक्शन हो रहे हैं 14 मई को और गाड़ी वापस पटड़ी पे आ रही है। देखें, यही तो बुरान है कि अगर इलेक्शन होते हैं और गाड़ी पटरी पे आती है तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि गाड़ी पटरी पे ना आए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आगे खूं पीछे खाई वाला हिसाब है। अगर मतलब सांप के मुंह में छुचुंदर वाली बात है, अगर वो आइन को तस्लीम करता है तो पीछे इमरान खान खड़ा है और वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। साद रफीक ने भी कहा कि वो जीत के आया तो हमें किसी को नहीं छोड़ेगा। और अगर वो इमरान खान से छोड़ा तो पिछले 4 साल भी नहीं था किसी को। वैसे चले, मतलब जो उनकी बात है, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि वो ये इस तरह सोच रहे हैं कि उन्हें पता है कि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो इमरान खान तो क्लीन स्वीप कर जाएगा। और इमरान खान तो मतलब वैसे सादा मान नहीं था, अगर अक्सरियत से आ गया तो फिर क्या बनेगा। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये कि ये जो फुल कोर्ट की बातें चल रही हैं और मुतालबा बढ़ रहा है, इसहाक डार साहब वो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं जो 4 साल से मतलूब थे। शहबाज शरीफ साहब जो खुद एक फ़र्द जुर्म से बचे हुए अभी फ़िलहाल, मरियम साहिबा जो 1 घंटे की समाअत के बाद बरी हो गई थी, सलमान शहबाज जिनकी वेब आने से पहले ज़मानत हो गई थी, नवाज शरीफ साहब जो 50 रुपये के
स्टाम्प पे पाकिस्तान से बाहर गए, ये वो लोग हैं जो अदलिया को कह रहे हैं कि आप हमारी मर्जी से फुल कोर्ट बनाएं। केस चल क्यों नहीं सके? 4 साल तो इमरान खान साहब की हुकूमत रही, शफाफ निजाम रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लाडला इमरान खान था। हाँ। और केस इनके नहीं चल सके। केस ही ऐसे थे नहीं, कि चल ना सके। देखे ना, लाडला तो इमरान खान था ना। अदलिया जो है उसके पीछे खड़ी है बकौल सबके, तो फिर इनके पीछे कौन खड़ा हुआ है? कौन है जिन्होंने इन सब इनको इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ऐसे बाहर फेंक दिया? कौन है फिर ऐसा जो अदलिया से भी बालातर है? तो मैं ये देखे, मेरी बात कोई हो सकता है जिसने ऐसे केस बनाने में मदद की और फिर वो केस भी ना चल सके। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर ये हो सकता है तो फिर आप मतलब सिर्फ जजेस को ना वो करें ना। हम चढ़ गए, मैं कोई जजों का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं तो मुझे तो ईमानदारी की बात है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा विक्टिमाइज अदलिया ने किसी को किया ही नहीं, भुट्टो शहीद से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जाने तक। लेकिन मेरी सिंसियरली जो एक दरखास्त है, तो बिलावल भुट्टो भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन वो दबे दबे लफ्जों में ये भी कह रहे हैं कि मैंने भी अभी सुनी है, मैंने भी सुनी है, उसमें उन्होंने तख्त लाहौर कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि आप बचा लें वरना फिर मामला जहाँ जाएंगे किसी के भी कंट्रोल। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तख्त लाहौर की लड़ाई जो है ना वो पाकिस्तान को तबाह कर देगी। अब तख्त लाहौर की लड़ाई उन्होंने सिर्फ इमरान खान का नाम लिया, दूसरे तरफ नहीं लिया। एक बात आपसे मैं कहूँगा, मुझे अंदाजा है कि आपने ब्रेक पे जाना है, वो ये है कि देखें, मेरा सिंसियरली मशवरा है मुस्लिम नून को कि अभी 100 गंडे नहीं खाए उन्होंने, अभी थोड़े गंडे रहते हैं, तो बेहतर है कि आइन को मान ले, आइन से टकराना छोड़ दें। उनकी वैसे भी माजी की हिस्ट्री भी कोई इतनी अच्छी नहीं है अदलिया के हवाले से। रवायत के बरक्स कुछ करें और इंतखाबात की तरफ जाएं, इंतखाबात की तरफ जाएं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फैसला मुस्तरद करके क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है। इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया है। काबीना इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियती फैसला है और ये काबिले अमल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर क़ानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौमी असम्बली के इजलास में भी तनक़ीद की। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। 2018 में जो काम फैज, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। मरियम नवाज ने आज के फैसले को साजिश का आखिरी वार करार दिया और कहा कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। मरियम नवाज तो पहले भी कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर खुलकर तनकीद करती आई हैं, मगर क्या शहबाज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का बोझ अपने कंधों पर उठा पाएगी? शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में 4 अप्रैल 1979 को याद करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा को अदालती कत्ल करार दिया। 4 अप्रैल को याद करने की यकीनन एक अलामती अहमियत है, मगर क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 19 जून 2012 की तारीख याद है, जब मुल्क की तारीख में पहली बार एक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत केस में नाअहल करार देकर अपने घर भेज दिया गया था? इसी मामले पर आपसे सवाल इस तरह से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुक्ता 8, अगर हुकूमत इलेक्शन कमीशन से ताउन न करे तो अदालत से रुजू किया जाए। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं? ज़ैगम खान साहब। जी बिल्कुल, इस बात का अंदेशा मौजूद है और इससे भी ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं। एक तरफ उनकी ग्रीवेंसेस हैं जो हम देख सकते हैं, ये बात तो उसूली है कि आइनी मामलात पर जो बेंचों का बनना है उस पर उसूल होना चाहिए। इसी तरीके से सुओ मोटो के बारे में भी कोई असूल तय किए जाने चाहिए, ये एक बात है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया तो उस पर अमल दरामद एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। वो सिर्फ आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। अगर वो ये नहीं करते तो देखिए 2 चीज़ें हैं। एक बात तो जो सब कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ अदालत की हुक्मदूली की, अदालत की तौहीन की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक दूसरी बात भी है जो इसी पैराग्राफ में छुपी हुई है, वो है आइन का आर्टिकल 220 जो ये कहता है कि सूबों में और वफाक में ये एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी होगी कि वो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की फ़राइज़ की अदायगी में मदद करें। यानी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की मदद करना इलेक्शन के लिए ये आइन की जिम्मेदारी है, अदालत कहे या ना कहे। ये आइन की वो क्लॉज है जो पहले ही इलेक्शन कमीशन को इन्वोक
करनी चाहिए थी, उन्हें वो फैसला नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। अब यहाँ पे क्या मसला है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जनाब अगर एग्जेक्टिव हमारे साथ ताउन करे तो हमें कोई मसला नहीं, हम इलेक्शन करवा सकते हैं। और एक सिर्फ दो बातें थी जो इलेक्शन कमीशन के फैसले में थी। पहली बात उन्होंने कही कि जी हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे, सिर्फ 20 अरब रुपए। और दूसरी बात ये कही कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि सिक्योरिटी के लिए हमारे पास तादाद में जो चाहिए अफसरान, जो नफरी चाहिए, वो दस्तयाब नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि दोनों बहुत कमज़ोर ग्राउंड्स हैं, किसी भी तरह का बेंच उसके सामने ये बात नहीं ठहर सकती थी और नहीं ठहर सकी। अब क्या कर सकती है हुकूमत? हुकूमत, मैंने अर्ज़ किया, रिव्यू पिटीशन में जा सकती है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि एमरजेंसी लगा जा सकती है। देखिए ये भी बहुत ही मुश्किल बात है। एक उसकी वजह होती है जंग या जंग जैसी सूरत हाल जो नहीं है। दूसरी बात फाइनेंशियल एमरजेंसी जो अगर डिक्लेयर कर दी, जो पहले ही पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़बूहाली का शिकार है, वो फौरी तौर पर मेल्ट डाउन कर जाएगी, वो भी नहीं हो सकता। तीसरी बात, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये जा सकते हैं, केसेस ले जा सकते हैं, वो एक आईनी हल है। अगर उसकी तरफ जाते हैं तो ज़रूर जाएं। मुझे नहीं लगता उससे भी कोई मामला सुलझेगा। इस वक्त हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उसके अलावा जो उनके पास आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं, वो उनका हक है कि उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक ठीक। हसन निसार साहब, क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं? माजी के दो हवाले हैं, वो जरूर यहाँ शेयर करूंगी। साथ ही साथ 97 में नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत में, तौहीन अदालत में तलब हुए, फॉल्ट लाइंस थी अदालत में, नवाज शरीफ बच गए। 2012 में गिलानी साहब तलब हुए, तौहीन अदालत में, फॉल्ट लाइंस नहीं थी अदालत में, वो नहीं बच सके। क्या कहेंगे आप? देखें, अच्छा मैं थोड़ा सा बहरहाल ये कैसा इबरतनाक इत्तेफाक है कि आज जब ये हुआ और हम ये बात कर रहे हैं तो आज 4 अप्रैल है। ये हर साल आती है और गुजर जाती है। ये सिंबॉलिक बात है। ये बहुत दिलचस्प इत्तेफाक है, बहुत इबरतनाक है। 4 अप्रैल आइन बनाने वाले के कत्ल का दिन है। सब जानते हैं अगर वज़ीर आज़म कत्ल हो सकता है तो नाअहली किस खाते में है? और ख़ास तौर पे जब न तान हर जगह यही टूट रही है कि इलेक्शन कराओ। अभी जो ज़ैगम खान साहब ने बात की, इलेक्शन कराओ, क्यों भाग रहे हो? जो जवाब दे रहे हैं वो बोगस है, बोदा है, अहमकाना है। अच्छा, ये अगर वज़ीर आज़म कत्ल हो सकता है तो नाअहली तो ज़ाहिर है कोई नाअहल लोग हैं, इसमें शक भी कोई नहीं। पाकिस्तान 2-3 ग्रुप्स की वजह से, मैं तो उनको पार्टीज भी नहीं मानता, ग्रोहों की वजह से यहाँ पहुँचा है। अच्छा, ऐसे हालात में जब आइन के साथ आइन के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, बेसिकली कहानी इतनी है, लेट मी ओवर सिंप्लीफाइड। आइन के नाम पे आइन की तजलील हो रही है। वोट को इज्जत देने का ढंडोरा पीटने वाले हर कीमत पे वोट की तजलील पे तुले हैं। चूंकि जब नवाज शरीफ साहब रवाना हुए थे वहां से, उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। उस वक्त वोट को इज्जत देना बनता था, अब नहीं। अब राह फरार है, बहुत जिल्लतामेज और इनको मजीद बर्बाद करेगा। हर गुजरता दिन इनके लिए ज्यादा मसाइल पैदा करेगा। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो क्यों समझ नहीं आ रही। और ये ठीक है, बिल्कुल नाअहल हो सकते हैं। ठीक, इससे बड़ी नाअहली हो क्या सकती है? मैं किसी की बात नहीं सुनता। मैं आपको आखिरी बात मुझे करने दें। मैं चौधरी एतजाज अहसन द वे ही हैज एक्सप्लेन्ड इट, मेरा फील नहीं है। ज़ैगम साहब समझते होंगे, बाकी मैं, मेरी दुनिया नहीं है लॉ शॉ वाली। एतजाज अहसन साहब का आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद मैं तो इसे कुफर समझता हूं, बदयांती समझता हूं कि अगर बंदा कोई और चीज सोचे। खत्म। ठीक, नाअहल कर दें इनको। ठीक है, ठीक है। हसन साहब बात कर रहे हैं वोट को इज्जत दो से तौहीन आइन या तौहीन अदालत तक की। अब सार साहब, सवाल तो वही है, लेकिन क्या तारीख खुद को दोहराएगी? यानी कि तौहीन अदालत लग जाएगी एक और वजीर आजम पर, या कोई नई तारीख लिखी जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर और उसकी सफ़ेद बिल्डिंग पर जितनी कालक मली जा चुकी है पिछले 75 साल में,
उसमें इजाफा होने की उम्मीद है मुझे इस वक्त, तो उसमें कमी की तो कोई उम्मीद नहीं है। करना तो कर लें। पहले उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल करके और नवाज शरीफ को और यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज के जो इज्जत कमाई है, ये तो देखें बात है ढिठाई की कि आप कितना ढीठ हो सकते हैं, आप अपने आप को कितना इंसुलेट कर सकते हैं आउटसाइड रियलिटी से। और आप अगर उस कुर्सी पे बैठ के इस मुल्क में गंद डाल के फिर आप रिटायर होकर घर चले जाएंगे, उधर ही रह जाएगा। जो होता हम देखते आए हैं। अभी जो इंतखाबात की बात हो रही है, क्या होगा? आप फ़र्ज़ करें इंतखाबात हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने कहा अभी मुझे उम्मीद फ़िलहाल कोई नहीं है पंजाब में। अच्छा, वो में देखें आप कितनी दोगली दलील दी है जजेस ने। अस्तगफिरुल्लाह मुझे नहीं आती कि ये इतने पढ़े लिखे हो की बात इतनी डिटाइल कर सकते हैं। पंजाब के बारे में फैसला दे दिया, केपी के बारे में कह दिया कि किसी मुनासिब फोरम पे आप जाएं। मतलब मैं इस पे क्या कहूं, आप मुझे बताएं। मैं मुहज्जब तरीके से कैमरे के सामने क्या कह सकता हूं? सर, वो बिलावल भुट्टो ने आज बताया खिताब में कि असल झगड़ा ही तख्ते लाहौर का है। सारी एफर्ट, सारी मेहनत, सब कुछ तख्ते लाहौर में किया जाता है, जिसके बाद बाकी सारी पॉलिटिकल साइंस इजी हो जाती है। ठीक है, मैं मान लेता हूं। तो क्या इसका मतलब है पंजाबी जजेस जो कर रहे हैं, फिर उनको जो पंजाब को जो गाली पड़ती है इन पंजाबी जजेस की वजह से, वो ठीक पड़ती है ना फिर, कि इनके हाथ में तकदीर पूरी कौम की आ गई। खैर, मैं बात ये कर रहा था कि अगर फर्ज करें पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, केपी में भी तो अभी वो लटका हुआ है ना मामला, तो क्या होगा फिर? क्या हो जाएगा? वफाक में भी हुकूमत कोई और है, बलूचिस्तान में, सिंध में भी और है, केपी में भी और है। एक अजीब मुरब्बा बना के हमें पेश करके जज साहब अपने घर चले जाएंगे और पेंशन लेंगे। हमारे सीने पे मूंग दल के अगले 70 साल मजीद माशाल्लाह अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। और उसके बाद जो माल इकट्ठा किया होगा किसी और ने, जैसे साकिब निसार साहब इंजॉय कर रहे हैं, ये भी करेंगे। लेकिन होगा क्या? ये मुल्क एक फसाद का शिकार हो जाएगा मुसलसल। अगले इलेक्शन जब होने कौमी असम्बली के और दूसरे सूबों के, वो क्या नई मरदमशुमारी पे होंगे या पुरानी पे? उस पर उनकी सीटों की तादाद बदल जाएगी। वो इलेक्शन होने चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर। पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ से आएगी? क्या उस पर आइनी सवालात नहीं खड़े होंगे उस वक्त? मरदमशुमारी की वजह से आइनी सवालात नहीं खड़े होंगे उस वक्त। लेकिन इनको परवाह कोई नहीं है ना, क्योंकि ये तो घर जा चुके होंगे। अपना गंद, अपने हिस्से का गंद डालने आते हैं, अपने हिस्से का गंद डाल के सरकारी मुलाजिम घर चले जाते हैं। भुगतती कौम है। ये असल प्रॉब्लम है। असल इशू जो है ना पीछे, जिसपे हम कभी बात ही नहीं करते, असल बात है अमेरिका और चीन की लड़ाई। अमेरिकी पिट्ठू हमें अमेरिका गोद में रखना चाहते हैं, और जो चाइना के साथ हमारे मामला थे उनको ख़राब किया गया बाइवा डॉक्ट्रिन के दौर में, जानबूझ के ख़राब किया गया। और ये हालात आज हमारे जो माशी हालात इतने ख़राब हैं, हमें कहीं से भीख भी नहीं मिल रही ना, कर्ज तो छोड़ें, वो इसी वजह से नहीं मिल रही कि हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि हमने चाइना के ब्लॉक में जाना या अमेरिका के। ये उसकी जंग हमारे मुल्क में लड़ी जा रही है, और अमेरिकी पिट्ठू अभी तक कामयाब हो रहे हैं। आगे दुआ करें कि कामयाब ना हो, वरना 75 साल में जहाँ पे हम पकड़े हैं हम इससे भी पीछे चले जाएंगे। वरना गवादर पोर्ट 4 साल बंद रही, खुजराब पास 4 साल बंद रहा, ये जो IMF हमें पैसे नहीं दे रहा, ये सारी बातें आप देख लें। ये क्या, ये इस पर कोई बात नहीं करे। सऊदी अरब अब क्यों हमें लिफ्ट करवा रहा है? इसलिए कि सऊदी अरब खुद चाइना ब्लॉक में आ चुका है ना, वो अमेरिका से उसकी नाराजगी हो गई है। ये सारी सियासत हमारे यहाँ लड़ी जा रही है मुख्तलिफ मोहरों के जरिए, उस पर हम बात नहीं करते। कहना चाहिए खुल के हमें कि असल लड़ाई वो है, असल कोई इमरान खान की और PDM की लड़ाई नहीं है, असल लड़ाई ये है। ठीक हो गया जी। ये तो बहुत, शहजाद साहब, क्या ये वाकई हमारे घर का मामला नहीं है? हम दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इतने सीधे हैं कि दूसरे अपनी लड़ाइयां हमारी जमीन पे लड़े जा रहे हैं और हम भी उनके साथ साथ खड़े हो गए आपस में लड़ने। सीधे नहीं, हम मफाद परस्त हैं। मैं आपके सवाल पे ही रहना चाहता हूँ। मैं इतनी गहरी और इतनी बड़ी ब्रॉड आर्ग्यूमेंट को नहीं इस वक्त करना चाहता। देखिए, हम इस वक्त 4 अप्रैल 1979 को याद कर रहे हैं, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। लेकिन ये भूल जाते हैं कि 4 अप्रैल 79 आने से पहले 1977 भी था, और 1977 में वो लोग जिन्होंने 79 की वजह पैदा की, उनके उनमें से एक का पोता आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दुआए मग़फ़िरत कर रहा था। और बिलावल भुट्टो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, वो आज इसी ग्रुप के साथ बैठ के उन्हीं की अंदाज में बात कर रहा था। जहाँ मफाद इकट्ठे हो जाएं, सियासी मफाद, तो फिर ये दुश्मनियाँ और ये कत्ल और ये शहादतें और ये जुडिशल मर्डर सब इंसान भूल जाता है। फिर उसके बाद लिपा पोती शुरू कर देते हैं सब के सब।
तो ये सियासी मफाद है जिसने आपको यहाँ खड़ा कर दिया, जिनको इकट्ठा कर दिया। लेकिन आपका सवाल ये था कि क्या शहबाज शरीफ के साथ वो कुछ हो सकता है कि नहीं। मेरी नज़र में 90 की दहाई की सियासत वापस आ गई है। जो 90 की दहाई में जिस तरीके से, और ये जो 4 बंदे जिसमें आर्मी चीफ आर्बिटर भी समझ लें और पार विल्डर भी समझ लें, और बाकी 3 प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, ये हर वक्त शामिल होते थे अलॉन्ग विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये 4 आदमियों में से 2-3 एक तरफ हो जाते थे। कितने प्राइम मिनिस्टर बदले, चाहे प्राइम मिनिस्टर किसी के साथ गया है तो सजाद अली शाह बन गया, सजाद अली शाह को निकाल दिया गया तो कोई शाद साहब आ गए या कोई और आ गया। तो कहने की मतलब यह है कि इस तरीके से ये खेल खेला गया 90 की दहाई में। आप क्या बनने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। बेशक शहबाज शरीफ अगर ये गलती दोहराएंगे जो कि यूसुफ रजा गिलानी ने दोहराई, तो फिर ये शायद उसी रास्ते पे चलें। लेकिन जो सियासत है आपके मुल्क की, वो 90 की दहाई की सियासत रिपीट होने जा रही है। मुझे तो यही नजर आ रहा है। अब कौन किस वक्त उठेगा। कुछ लोग इस वक्त डोरमेंट हैं, खामोश हैं, एक आतिश फिशां की तरह चुप करके बैठे हुए हैं। वो कब आते हैं मैदान में और कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, अब इसको उसी तरीके से चलाना पड़ेगा जिस तरीके से हम बोलेंगे। क्योंकि सियासत फेल होती नजर आ रही है, बल्कि हो गई है, अब तक अपने मसाइल को हल नहीं कर पा रही। और जो सजाद अली शाह, शहजाद साहब कतई कलामी की माजरत, ये ऊपर मैंने मरियम नवाज की स्टेटमेंट को भी डाला था, उनके जो मज़ाहमती अज़ाइम है वो साथ रखते हुए किस हद तक ये लोग आगे जा सकते हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की है वहां बैठकर और इसी को कमेंट किया है कि जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को मुज़ाहमत करनी होगी। ये जतन एक शख्स को लाने के लिए किया जा रहा है, नजरिया जरूरत सिर्फ डिक्टेटर्स के लिए है। आपको इन सारी गुफ्तगू, पहले मैंने मरियम नवाज के वो स्टेटमेंट रखे, इस गुफ्तगू को सुने, कितना आगे बढ़ सकती है गवर्नमेंट, मतलब क्या ऑप्शंस तक ले सकती है, कितनी मुज़ाहिमत कर सकती है पार्लियामान। क्या नवाज शरीफ साहब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है उसको दोबारा जिंदा करना चाह रहे हैं इस मर्तबा अपने हक में। यानी ये वो उसूल की नफी है जो कि जमहूरियत की बुनियाद में है। उस जमहूरी बुनियाद को हम भूल के हम कह रहे हैं कि उनके लिए किया, आमरों के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, तो हमारे लिए क्यों नहीं। वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी मांग रहे हैं। इसका मतलब है आज का जो फैसला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नहीं था, इसलिए उन्होंने ये बात की। कह रहे हैं ना कभी मुंतखब वजीर आजम के लिए क्यों नहीं। हाँ, मुंतखब वजीर आजम, उसके लिए, उसका भी जवाब सुन लीजिए मेरे से। पार्लियामेंट कब इफेक्टिव होगी? पार्लियामेंट उस वक्त इफेक्टिव होगी जब पार्लियामेंट पूरी होगी, जब एक सियासी साख और इखलाकी साख किसी गवर्नमेंट की अपने तौर पे अपनी जगह पे कायम होगी। जो गवर्नमेंट है ही कमजोर, आधी फाउंडेशन, आधी बुनियाद पे खड़ी है, वो पूरा हाउस ही कोई नहीं, जिधर से ये रूट लेती है, गवर्नमेंट बनती ही ऐवान में से है, वो ऐवान ही पूरा नहीं है, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कमजोर मजबूत है? गवर्नमेंट ही भी मजबूत नहीं है, बिल्कुल कमजोर तरीन, और पार्लियामेंट उससे भी ज्यादा कमजोर तरीन। आपको उसको पूरा करना पड़ेगा, उसकी बुनियादों को मजबूत करना पड़ेगा, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ताकि जो आप ही वापस आ जाएं। आपको क्यों शक पड़ता है कि आप वापस नहीं आएंगे? क्या वजह है कि आप वापस नहीं आएंगे? ठीक है, क्या शक है? किस चीज का शक है? अब तो हर कोई आपके साथ खड़ा है, अब तो हर कोई आपके साथ खड़ा है, आप क्यों डरते हो? अब तो जाना चाहिए इलेक्शन के अंदर, कम से कम इस ऐवान को के लिए ऐवान को मुकम्मल कर। ठीक है, अब सार साहब मैं आपको लेती हूँ, इसार साहब को शामिल कर लूँ। इसार साहब वो एक छोटी सी बात जी कहीं पोतों से याद आया कि जितने आमिर आए हैं उनके पोते इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैंने सोचा तस्वीर मुकम्मल कर दूं। अच्छा, तस्वीर मुकम्मल की है, ठीक है जी। इसार साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं या फिर वहां से भाई मशवरा दे रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का? देखें, चूंकि तारीख की बात हो रही है और पोतों की और नवासों की बात हो रही है, लेकिन हमारी सियासत ने कितना सफर कर लिया, देख ले। अच्छा, इसका एक खूबसूरत एक मोड़ देखें कि ज़ियाउल हक का बेटा आज कह रहा है कि इलेक्शन कराएं और जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा कह रहा है कि नहीं इलेक्शन कराने। देखें तारीख कितनी जालिम होती है। एक बंदा जिसने डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान दी और एक बंदा जिसने 90 दिन का कह के इलेक्शन नहीं कराया, आज उसका बेटा कह रहा है इलेक्शन करा दो। और जिस बंदे ने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उसका नवासा कह रहा है कि इलेक्शन ना कराओ। कितनी दिलचस्प बात है। अब आ जाए दूसरी कि शहबाज शरीफ साहब नाअहल होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प एक लाइन देता हूँ, ज़रा इसे गौर कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून अब चाहती है कि हम अदालती शहीद हो जाएं, ताकि हम इलेक्शन के अंदर कोई तो एक नैरेटिव लेके जाएं। जब ये शहादत का दर्जा पा लेंगे नाअहली का,
तो और इसमें अदालत से ज़्यादा उनकी अपनी भतीजी का अनथक मेहनत शामिल है। दिन रात उन्होंने मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने चाचा को उस जगह ले आए जहाँ वो नाअहल हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब चाचा इतने ही सीधे हैं? नहीं, चाचा इतने सीधे नहीं, चाचा इतने मजबूर हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है ना, उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो जो कुछ करना था वो कर चुके हैं। लेकिन अगर अदालती शहीद हो जाते हैं और इलेक्शन भी हो जाते हैं तो इनके पास एक नारा तो होगा ना कि देखो जी सानू फिर पहले मेरे भाई को इन्होंने निकाला, अब मुझे निकाला। वो तो कहते थे मुझे क्यों निकाला, इन्हें पता है कि मुझे क्यों निकाला है, ये क्लियर है, इन्हें पता है कि मुझे क्यों निकाला जाएगा। और ये उसी तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं कि किसी तरह हमें अदालतें नाअहल करार देते हैं। कोई ये ऐसी नई बात नहीं होगी। और ये जो एक बात थी ना कि जी माजी में यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी कर दिया गया, तो काश 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 मियाँ साहब काला कोट पहन के उनके खिलाफ खड़े ना होते कटहरे में जाके और वकील के तौर पे अदालत को मजबूर ना करते कि आप इनको चलता करें, तो शायद आज ये एपिसोड इतनी आसानी से ना दोहराया जाता जितनी आसानी से अब दोहराया जा रहा है। एक सेपरेट इशू था और ये एक सेपरेट इशू था। मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के घर भेजने की बात कर रहा हूँ। वो किसी तरह भी गए, कोई तो टूल बना, कोई तो हिस्सा बना उनको भेजने का। आज अगर आप वो एक सेपरेट मामला था, उनको एक हुक्म दिया गया था खत लिखने के लिए जिन्होंने नहीं लिखा था, जिस बुनियाद पर, और वो मेमो गेट। लेकिन मेमो गेट स्कैंडल में बतौर वकील अदालत में कौन पेश हुआ था? यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब पेश हुए। और दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ साहब का बड़ा मशहूर नारा है कि हम अपनी रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं, तो सियासत का कट्टा हलाल कर दे दो कुर्बानी फेर एक बारी, ताकि रियासत बच जाए। नहीं तो आप रियासत को टकराव के उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे जी हसन भाई कट्टा कटी सब, हाँ जी, कट्टा हलाल हो चुके हैं। ठीक, हाँ, बस मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा बैकफुट पे आना चाहिए, इनको भी आना चाहिए। खुदारा पाकिस्तान का सोचें। अभी अफसार भाई ने बात की, मेरे दिल को ठेस लगी कि अब लोग हमें कर्जा तो दूर चंदा देने को तैयार नहीं है, इतनी हमारी हैसियत गिर गई है। जी ठीक है, गुफ्तगू आपके सामने रही है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर ये दोबारा बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बेहतर होता कि मुल्क में होते। वो कह रहे हैं कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए और फुल कोर्ट होना चाहिए, और शदीद तनकीद की जा रही है। देखना ये कि हुकूमत क्या लाइन ऑफ एक्शन लेती है, आया इंतखाबात की तरफ स्मूथली बढ़ती है या फिर अपने लिए कोई नए मामलात खोल लेती है, और इस मामले को कैसे हैंडल करती है आने वाले दिन तय करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।